ठीक है, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ और एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने इससे पहले वाला पार्ट देख लिया होगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की इस वीडियो के। और बैकग्राउंड में आपको कुछ शोर सुनाई दे रहा होगा, बच्चों की चीखने की आवाजें आ रही हैं और बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारा मौसम है, तो उस सबको इग्नोर कर देना अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराउज्ड ड्यू टू। एक पॉलिसी है जिसमें हमें फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के बारे में तो पता चल जाता है, लेकिन प्रॉफिट्स के बारे में पता नहीं चल पाता। तो वो कौन सी पॉलिसी है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो मान के चलो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। If a firm takes into account advance received from a customer as income, it violates which of the following concept? अगर एक फर्म कस्टमर से एडवांस में पैसे ले लेती है, मतलब उसने अभी उसको वो गुड्स डिलीवर नहीं करे लेकिन एडवांस में पैसे ले लिए, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर वायोलेट हो जाता है, मतलब कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पर खराब हो जाता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि जब कस्टमर के पास गुड्स पहुंच जाएंगे तब आप पैसा लोगे, लेकिन उन्होंने एडवांस में पैसा ले लिया, तो इस वाले कॉन्सेप्ट की उन्होंने कहीं ना कहीं बेइज्जती कर दी। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट वायलेट हो जाता है। दूसरे वाले कॉन्सेप्ट भी आप हाथों हाथ समझ लो। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि एक बिजनेस के अंदर जितनी भी मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजेक्शन हो रही है वो ही सिर्फ रिकॉर्ड की जाएंगी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। कॉस्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड किया जाएगा किसको? एसेट्स को। ठीक, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जब कोई भी गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाएगा तब पैसे लिए जाएंगे उस कस्टमर से, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर पैसे पहले से ही ले लिए गए हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वायोलेट हो गया। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों अलग अलग हैं, वो दोनों एक नहीं है। ठीक है, तो चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। इन चारों ही कॉन्सेप्ट पर अगर एमसीक्यूज आते हैं तो आप इजीली उनको बता पाओगे या फिर आंसर दे पाओगे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट सॉरी कॉस्ट कॉन्सेप्ट द एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट। अगर हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो एसेट्स हैं उनको वैल्यू किया जाता है किस बेसिस पर? मार्केट प्राइस पर, या फिर कह सकते हैं किस प्राइस पर? मार्केट प्राइस पर, परचेज प्राइस पर, करंट प्राइस पर, या फिर मार्केट प्राइस और परचेज प्राइस? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, परचेज प्राइस पर उसको वैल्यू किया जाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। किसको? एसेट्स को। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी इज अज्यूम्ड टू हैव। अगर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो बिजनेस जो एंटिटी है, जो फर्म है, उसको एज्यूम किया जाता है कि वो कैसी होगी? अ वेरी शॉर्ट लाइफ, अ शॉर्ट लाइफ, अ लॉन्ग लाइफ, या फिर डिफाइनाइट लाइफ? ठीक है, हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, अ लॉन्ग लाइफ। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आप नाम से समझ पा रहे हो कि वो चलती ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लॉन्ग लाइफ एज्यूम करी जाती है उस बिजनेस एंटिटी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसेट्स शुड बी वैल्यूड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर देम, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। एसेट्स को वैल्यू किया जाएगा उस प्राइस पर जितने प्राइस पर हमने पे करके उस एसेट्स को लिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड है किस पर? एक्रूअल कॉन्सेप्ट पर, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पर, या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पर? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आगे है, as per to going concern concept the business entity will continue to exist। going concern concept फिर से आ गया, मान के चलो इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है, तो इस पर आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो बिजनेस एंटिटी है या फिर बिजनेस फर्म है वो कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करती रहेगी। कैसे? परमानेंटली, टेम्पररी, इनडिफाइनाइटली, या फिर नन ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनडिफाइनाइटली, मतलब कि वो आगे तक चलती ही रहेगी। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है बिजनेस का। ठीक है, आप लोग जिस भी जगह से इस वीडियो को देख रहे हो उस जगह का नाम और वहां का मौसम इस समय कैसा हो रहा है वो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि जहां मैं इस समय हूँ वहां पर बारिश बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत तेज हो रही है। ठीक है, शोर आपको बैकग्राउंड में आ रहा हो, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। इट इज जनरली एज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल नॉट लिक्विडेट इन द नियर फोर्सेबल फ्यूचर बिकॉज ऑफ। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि आने वाले फ्यूचर में जो बिजनेस है, ठीक है, या फिर बिजनेस फर्म है, वो बिल्कुल भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो लिक्विडेट नहीं होगा और वो ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा क्यों कहा गया है? गोइंग कंसर्न की वजह से, पीरियोडिसिटी की वजह से, मटेरियलिटी की वजह से, या फिर नन ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, गोइंग कंसर्न। ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं और ये क्या होता है कि ये हमें बताता है कि जो हमारी बिजनेस फर्म है वो कंटिन्यूअसली इनडिफाइनाइटली चलती ही रहेगी, राइट? आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको अकाउंट्स की बुक में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें हम वो सब चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के टर्म्स में होती है। ठीक है, गुडविल, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, या फिर ट्रेडमार्क?
हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की एफिशिएंसी को हम अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसकी हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं बना सकते क्योंकि वो मनी की टर्म्स में नहीं है। ठीक है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, कितनी मेहनत के साथ आप काम कर रहे हो, क्या उसको आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में या फिर किसी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। गुडविल है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, ट्रेडमार्क है, ये सब चीजें हमारी मनी के टर्म्स में होती है, तो इनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड हेल्प इन मेजरिंग द अकाउंटिंग इनकम, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो अकाउंटिंग इनकम को मेजर करने में हेल्प करता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट, पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी मेथड जो है अकाउंटिंग इनकम को मेजर करने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस एंटिटी कंटिन्यू करता रहेगा indefinitely, permanently, temporary या फिर none of the above? Here option A is correct, indefinitely, आगे तक वो चलता ही रहेगा। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर, हमने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत डीपली इस टॉपिक को पढ़ा है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जो यूजर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके पास टैक्स जाता है, राइट। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हमें ऑर्डर भी देती है, जो हम प्रोडक्ट वगैरह गवर्नमेंट को बना के देते हैं, तो वहां पे ट्रांजेक्शन हो रही है। क्रेडिटर्स यानी कि जो लोग उधार पर सामान ले गए हैं उनके साथ हमारी ट्रांजेक्शन रहेंगी, ठीक है। इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया हमारे बिजनेस में, उनके साथ हमारी ट्रांजेक्शन रहेंगी, तो वो सब चीजों को हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ऐड करते हैं। तो ये सारे वो यूजर्स हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड, कब पहली बुक कीपिंग या फिर कहें तो अकाउंटेंसी की बुक पब्लिश हुई थी? 1494, 1496, 1498 या फिर नन ऑफ द बुक? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1494 में पहली बुक पब्लिश हुई थी, बुक कीपिंग, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमने कोई अकाउंटिंग करी, कोई ट्रांजेक्शन वगैरह रिकॉर्ड करी, उसको मेंटेन करके उस रिकॉर्ड को रख लिया, तो वो पहली बार हुआ था 1494 में। आगे बढ़ते हैं, विच कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस यूनिट शुड बी रिगार्डेड एज अ यूनिट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स लीगल ओनर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट है जो कि बिजनेस को और उसके ओनर को बिल्कुल अलग अलग कर देता है। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? एंटिटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी या फिर एक्रूवल कॉन्सेप्ट? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ओनर है बिजनेस का और जो बिजनेस फर्म है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो एक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सेपरेट कर रहा है लीगल ओनर को भी और उस बिजनेस फर्म को भी, तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट। आगे है, अंडर विच मेथड द assumptions आर मेड रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट डिटरमाइन द वैल्यूज। तो वो कौन से मेथड के अंदर assumptions होती हैं कि जो इनकम वगैरह है, जो इनकम स्टेटमेंट है, उसको डिटरमाइन किया जाता है एसेट्स की वैल्यू पर और बैलेंस शीट के पर्पसेस के लिए? एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या फिर मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट? तो सिंपल सी चीज है, मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, कितना हमारा रेवेन्यू बना, क्या क्या कॉस्ट रही, वो सब चीजें मैच करते हैं, तब एक पूरी स्टेटमेंट बनके हमारी आती है। आगे बढ़ते हैं, एज पर डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, पहले तो ये समझो कि डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट कहता क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन एक बिजनेस के अंदर हो रही है वो बिजनेस को दो अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करेगी या फिर अफेक्ट करेगी, ठीक है, और वो दोनों ही इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे नेचर में, ठीक है। तो ये तो हमारा कहता है डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। अब इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या बनती है? वो हमारी इक्वेशन बनती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी एसेट्स या फिर परचेज माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेल्स, लायबिलिटीज प्लस एक्सपेंसेस इक्वल टू एसेट्स या फिर नन ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, क्योंकि एक साइड होती है टोटल एसेट्स की, एक साइड होती है टोटल लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में हमारी कैपिटल भी आएगी, दूसरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी आएंगी, और एसेट्स जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, राइट। तो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ से बन के आती है वो आती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, स्टेट द केस वेयर द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड। एक केस हमें यहाँ पर स्टेट करना है जहां पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया है। ऑप्शन ए है, when an enterprise was set up for a particular purpose which has been achieved or to be achieved shortly, ठीक है। ऑप्शन बी है, when a receiver or liquidator has been appointed in case of as a company which is to be liquidated। ऑप्शन सी है, fixed assets are acquired for use in the business for earning revenues and are not meant for resale, या फिर डी, none of the above। Here option C is correct, fixed assets are acquired for use in the business for earning revenues and are not meant for resale। तो यहाँ पर जो हमारे एसेट्स हैं उनको यूज करा जा रहा है उस बिजनेस को चलाने के लिए, रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए, और वो ऐसी चीज पूरी साइकिल चलती रहेगी और बिजनेस भी वो आगे ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। और यही हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एक बिजनेस फर्म है वो इनडिफाइनेटली चलती रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड। पहले तो ये समझो कि फिक्स्ड एसेट्स होते क्या हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए लेते हैं, ठीक है, और उनको हम एकदम से मनी में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको हम बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लेते ही हम लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए, और हम अभी चाहे कि 2 मिनट के अंदर हम उसको मनी में कन्वर्ट कर लें तो वो पॉसिबल
नहीं हो पाता। तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है वो हम जानते हैं, इनकम, कैश, प्रॉफिट या फिर मनी। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनकम। अगर हमें लैंड हमारे पास होगा, बिल्डिंग हमारे पास होगी, मशीनरी हमारे पास होगी, तो उससे हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे, उस जगह पर हम कुछ कर पाएंगे, उससे हमें जो भी हम कर रहे हैं उससे हमें पैसे मिलेंगे, तो वो हमारी इनकम होगी अल्टीमेटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, कौन कौन से यूजर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड होते हैं? क्रेडिटर्स, लैंडर्स, कस्टमर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी लोग हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये रिपीट भी हुआ है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न या फिर डुअल एस्पेक्ट। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अब आप बहुत इजीली इसका आंसर दे पाए होगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है। अगर आपको एग्जाम में भी ऐसी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप एकदम से क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर वहां पर भी दे पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिकेट अकाउंटिंग मेथड, ये अकाउंटिंग मेथड को इंडिकेट करता है। कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मर्सेंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। तो कैश मेथड भी और मर्सेंटाइल मेथड भी इंडिकेट करता है अकाउंटिंग मेथड को। ठीक है, तो सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है? मटेरियलिटी, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न या फिर डुअल एस्पेक्ट। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हमारे होते हैं। आगे फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल यूजर, ये भी हमने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ही पढ़ा था और इससे पहले वाले पार्ट में भी ये वाला क्वेश्चन आया था। इंटरनल यानी कि जो बिजनेस के अंदर हो। ठीक है, एम्प्लॉइज बिजनेस के अंदर होते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? बाहर जो हमें जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं। इन्वेस्टर्स, जो बाहर से कोई हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट तो है ही बाहर। ठीक है, तो हमारे बिजनेस के अंदर कौन हो गया इंटरनली? वो हो गए हमारे एम्प्लॉइज, तो ये हमारे इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। आगे, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इनकम मस्ट बी मेजर्ड फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड, इसमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे जो इनकम है बिजनेस की उसको हम हर एक अकाउंटिंग पीरियड में मेजर कर सकते हैं? कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट या फिर एंटिटी कॉन्सेप्ट। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है। कंसिस्टेंसी यानी कि जिस तरीके से हम आज काम कर रहे हैं उसी तरह से हम कल करेंगे, परसों भी करेंगे, एक महीने बाद भी कर रहे होंगे, एक साल बाद भी कर रहे होंगे, तो वो कंसिस्टेंसी है। कंजर्वेटिज्म आपको पता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो यहाँ पर हमारा सी निकल के आता है, पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डैश सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है क्या है? यूनिफॉर्म है, डिफरेंट है, क्लोज है या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो हर एक लेवल पर, हर एक समय पर, चाहे कितने भी समय बाद हम उसको यूज करें, वो सेम ही रहने वाले हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो सेम रहते हैं, चाहे कोई भी रूल्स हो, कोई भी रेगुलेशन हो, वो हमेशा सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, चाहे हम कभी भी उसको इस्तेमाल करेंगे। आगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी पर, सब्जेक्टिविटी पर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब है कि उस चीज को प्रैक्टिकली करने के बाद वो इस डिसीजन पे आए हैं कि ये बिल्कुल ठीक है और इसको हम आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हवाबाजी वहां पर नहीं हो रही। सब्जेक्टिविटी को हम कहेंगे कि सिर्फ किसी ने कह दिया और हमने वो कर दिया, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पहले बहुत ज्यादा उन पर रिसर्च की जाती है, उनको यूज किया जाता है, तब जाके वो कंक्लूजन निकल के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस जो है अकाउंटिंग पीरियड का, वो बेस्ड होता है किस प्रिंसिपल पर? ऑब्जेक्टिविटी पर, मटेरियलिटी पर, मैचिंग पर या फिर पेरियोडिसिटी पर। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैचिंग। उनको मैच करना। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस हमने किए हैं, जो भी खर्चे हमने किए हैं, उसको मैच करते हैं, राइट। तब हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में जो भी हमारे एक्सपेंसेस थे, जो हमने रिकॉर्ड किए, वो बिल्कुल ठीक है। आगे, इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को और पॉलिसीज को हमें स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। क्यों ऐसा कहा गया है? ट्रांसपेरेंसी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, कंपेरेबिलिटी के लिए या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो हमें उससे ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी, कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार हम उस काम को करते भी रहेंगे, कंपेरेबिलिटी यानी कि वो एक ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी, वो ऐसा काम होगा जिसको हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे अपने पीछे वाले रिजल्ट से, यानी कि पास्ट वाले रिजल्ट से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी निकल के आता है, ऑल ऑफ दीज, राइट। तो ये थे कुछ और आगे के एमसीक्यूज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। इस वीडियो में से इतना ही, इसी तरह से आगे के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।